नमस्कार, मैं मृणाल हाजिर हूँ एक खास बातचीत को लेकर। आजकल हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते हैं। जो लोग हमारे समाज में गरीबी, प्रताड़ना और भी ऐसे समस्याएं हैं जिसको लेकर वो प्रायः परेशान रहा करते हैं। इन तमाम समस्याओं को किसी न किसी संस्था के रूप में हल करने के लिए संगठित किए जाते हैं, जो डायरेक्ट रूप से इन समस्याओं के लिए खड़े उतरते हैं। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो एनजीओ, ट्रस्ट आदि के रूप में मदद करते हैं। तो आइए जानते हैं कि एनजीओ ट्रस्ट आखिर है क्या, इससे समाज को क्या फायदे हैं, आखिर एनजीओ या ट्रस्ट चलाने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं। इन तमाम पहलुओं को हम सभी जानने का प्रयास करते हैं। तो आज हमारे साथ उपस्थित है जाने माने एडवोकेट कुमार गौरव। तो आइए इनसे जानते हैं इन तमाम सवालों के हल। इससे समाज को क्या फायदे हैं, आखिर एनजीओ या ट्रस्ट चलाने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं। इन तमाम पहलुओं को हम सभी जानने का प्रयास करते हैं। तो आज हमारे साथ उपस्थित है जाने माने एडवोकेट कुमार गौरव। तो आइए इनसे जानते हैं इन तमाम सवालों के हल। नमस्कार सर, पहले तो मैं आपको इस खास बातचीत में स्वागत करती हूँ। इस कीमती वक्त को बिना नष्ट किए कुछ सवाल करना चाहूंगी जिसके जवाब का इंतजार हमें और हमारी जनता को है। तो सर, मेरा पहला सवाल है आपसे कि एनजीओ क्या है और यह कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले तो मैं मृणाल जी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे अपने स्टूडियो से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मृणाल जी, आपका पहला क्वेश्चन ये था कि एनजीओ क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन, वैसे व्यक्तियों का समूह जो समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति, कमजोर तबके, पीड़ित व्यक्ति और पीड़ित समुदाय के उत्थान हेतु एक सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, जो कि एनजीओ होता है। एनजीओ का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा ही होता है। इसमें अनेक प्रकार से हम लोग समाज की सेवा कर सकते हैं। सबसे पहला चीज है कि हमारी सोच क्या है, समाज को हम देना क्या चाहते हैं, और वैसे सोच के साथ ही एनजीओ का गठन होता है। हम समाज में अक्सर देखते हैं कि कोई पीड़ित समुदाय, कोई पीड़ित व्यक्ति जिसको न्याय की जरूरत है और उसे न्याय नहीं मिल पाता है, तो वहाँ हमारी कहीं ना कहीं सोच एक गठित होती है कि हम समाज के इन निम्न वर्ग के लोगों को, इन पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी सहायता या आर्थिक सहायता पहुंचा सके, जिसमें एनजीओ का कोई आर्थिक लाभ हेतु एनजीओ का गठन नहीं होता है। एनजीओ का गठन आर्थिक लाभ दिलाने के लिए होता है, सामाजिक लाभ दिलाने के लिए होता है, न्यायिक लाभ दिलाने के लिए होता है। यह एक गैर राजनीतिक ऐसे व्यक्तियों का संगठन होता है जिसमें सभी जरूरतमंद व्यक्ति, किसी भी जाति समुदाय को हों, जाति, जनजाति, आदिवासी या समाज के कमजोर तबके के लोग हों, उनको एनजीओ के तरफ से सहायता प्रदान किया जाता है। और इसमें सहायता हेतु संगठित रूप से कार्य किया जाता है। एनजीओ का उद्देश्य जो है पूर्ण रूप से सेवा भाव होता है, और इसमें सिर्फ मनुष्य की ही बात नहीं होती है। समाज में इस धरती पे वैसे, जैसे हम लोग अभी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, दिल्ली में पर्यावरण का सबसे ज्यादा ग्राफ बढ़ा हुआ है, तो बहुत सारे एनजीओ पर्यावरण के मुद्दे पे कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। इसके अलावा
वायु की शुद्धिकरण के लिए कचरे का निस्तारण सही ढंग से कैसे हो, उसका भी हम लोग व्यवस्था करते हैं। जल प्रदूषण को कैसे रोका जाए, उसके लिए नदियों की सफाई, तालाब की सफाई, वो सारा कार्य एनजीओ के द्वारा हो सकता है। वृद्धों के, इसके अलावा वृद्धों के कल्याणार्थ क्या काम कर सकते हैं, जिसमें जैसे बहुत सारे बुजुर्ग लोग जो जिनके परिवार होते हुए भी वो एक तरह से अकेले रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उन लोगों के लिए ओल्ड एज होम की सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हेल्पेज इंडिया एक संस्था है जो कि बुजुर्गों के ऊपर कार्य करती है, जिसमें वैसे सभी बुजुर्ग जो आर्थिक तौर पे सक्षम हैं या असक्षम हैं, उनको चिन्हित करके रहने, खाने, पीने, उनके स्वास्थ्य की लाभ की व्यवस्था करती है। इसके अलावा कानूनी रूप से सहायता देने के लिए नालसा के द्वारा, नालसा एक ऐसा संगठन है जो समाज के पीड़ित व्यक्ति को कानूनी सहायता निःशुल्क रूप से प्रदान करती है। इसके साथ साथ पर्यावरण हुआ, शिक्षा, इसके साथ साथ शिक्षा के ऊपर भी बहुत सारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, जिसमें जैसे बहुत सारे बच्चे जो स्कूल से बाहर रहते हैं, यानी प्रारंभिक शिक्षा से बाहर रहते हैं, उनको बहुत सारी संगठन जो है एकत्रित करके और शिक्षा का लौ जला रही हैं और शिक्षा के द्वारा उनको शिक्षित कर रही हैं। इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि पंजाब वगैरह की धरती जो है बहुत ज्यादा उर्वरा शक्ति के उपयोग करने के पश्चात वहाँ पे भूमि जो है उर्वरा शक्ति विहीन हो गई है, तो उसमें बहुत सारी संस्थाओं का योगदान है और जैविक खेती के तरफ उन लोग किसानों को प्रोत्साहित कर रही है बहुत सारी संस्थाएं। इसके अलावा असम में भी हम लोग देखें कि भारत सरकार का भी बहुत सारा स्कीम है, जिसमें जैव ये को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये सारी संस्थाएं हैं और संस्था का या सोसाइटीज का मुख्य रूप से तो यही उद्देश्य होता है। अब रह गई बात की, आपने पूछा कि इसके कितने प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि एनजीओ का कोई भी मुख्य तौर पे भारतीय संविधान में एक्ट नहीं है। एनजीओ यानी गैर सरकारी संगठन, इसको संचालित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा मुख्य रूप से 3 एक्ट है, जिसमें जैसे ट्रस्ट एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत एक धार्मिक संस्था या सामाजिक संस्था का गठन किया जा सकता है और उसको संचालित किया जा सकता है। इसके अलावा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21/1860 के तहत सोसाइटी का गठन किया जा सकता है और उसको संचालित किया जा सकता है। इसके अलावा थर्ड जो है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 यानी भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 संशोधित अधिनियम 2014 के तहत एक कंपनी के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन करा करके और इसको संचालित किया जाए।